मारवाड़ शिक्षण संस्थान की 12th की बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसा आप सभी जानते हैं कि लास्ट जो अपनी क्लास हुई थी उसमें हमने 12th के अध्याय फर्स्ट की बात की थी, जो आवर्तबीजी पादपों में जनन को दर्शा रहा था। और उस अध्याय में हमने ये पढ़ा था कि आवर्तबीजी पादपों में जनन मुख्यतः दो प्रकार का। पहला हमने जो पढ़ा था वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था, उसके टाइप पढ़े थे, क्या टेक्निक्स थे उसको करवाने की आर्टिफिशियल रूप से, वो सारी बात की थी। फिर हम बात आए थे लैंगिक जनन को लेकर और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे। जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि मैंने लास्ट जो क्लास अपनी रही है उसमें लैंगिक जनन हेतु उत्तरदायी जो ऑर्गन था यानी फ्लोवर की बात की थी। फ्लोवर के क्या पार्ट होते हैं, कौन से रिक्वायर्ड पार्ट होते हैं, कौन से हेल्पफुल पार्ट्स होते हैं, कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाते हैं, इन सभी चीज़ों को लेकर मैंने बात की थी। और मैंने ये भी बताया था कि पुष्प एक रूपांतरित प्राहु भी है। लेकिन आज मैं इसके साथ साथ एक बात और भी करूँगा कि पुष्प को बीजाणुधारी प्राहु या पर्ण भी कहते हैं। वो कैसे हैं ये बातें अपनी इस अध्याय में शुरू करेंगे। तो अपना दूसरा अध्याय उससे जस्ट आगे ही अटैच है, अध्याय संख्या 2, और उसमें है नर व मादा युग्मोद्भिद की संरचना व परिवर्तन। अध्याय 2 की बात करता हूं मैं। अध्याय 2 की बात कर रहा हूं। नर व मादा यानी मेल एंड फीमेल युग्मोद्भिद की मैं कह दूं संरचना यानी स्ट्रक्चर व विकास कह दूं या परिवर्तन कह दूं, एक ही बात है। डेवलपमेंट एक ही बात है। दोनों चीज़ों को लेकर हम बात क्या करेंगे अध्याय में, नर यानी मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट या गैमेट्स कह दूं की स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे। पीछे जो अध्याय चला था उसमें नर जननांग कौन सा है और मादा जननांग कौन सा है, इन दोनों के बारे में हम बात कर चुके हैं। आपको याद होगा पुमंग, पुंकेसरों का समूह जो होता है उसे अपन पुमंग कहते हैं। पुमंग क्या होता है, नर जननांग होता है। क्या होता है, जबकि जो जायांग था वो क्या है, मादा जननांग कह सकता हूं या फिर कह दूं स्त्री केसर। इसके साथ साथ ये तो एक जनरली आप कई बार जानते भी हैं और इनके बारे में हमने बहुत सारी बातें भी की है, लेकिन आपने पीछे भी ये पढ़ा था कि नर जननांग को लघु बीजाणु। अब देखो हम बात क्या कर रहे थे, अभी मैंने पहले ही बताया था कि पुष्प को क्या कहते हैं अपन, बीजाणुधानी पर्ण। बीजाणुधानी पर्ण किसको कहते हैं अपन, पुष्प को। नाम से ही बता देता, बीजाणु यानी बीज से है, बीज प्लस अणु यानी बीज के अणु जो है, धानी का मतलब धारण करने वाला, और पर्ण का मतलब ऐसी कुछ पर्ण लाइक स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। यानी कि पुष्प क्या है, बीजाणुओं को धारण करने वाली संरचना है। और ये क्या है, नर जननांग है, तो नर जननांग को लघु क्या कहेंगे, बीजाणु पर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे, पुंकेसर की बात कर रहा हूं मैं। और पुंकेसरों का समूह ही क्या होता है, पुमंग होता है। तो पुंकेसर कह दूं या पुमंग कह दूं, एक ही चीज़ है।
समूह होता है तो पुमंग के रूप में आएगा, और अगर एकल है तो वो क्या आएगा, पुंकेसर आएगा। तो पुमंग बात कर रहा हूँ, इसको क्या कहते हैं अपन, लघु बीजाणु धानी पर्ण कहते हैं या लघु बीजाणु पर्ण, एक ही बात है। इसको गुरु बीजाणु पर्ण कहते हैं। स्त्री केसर को क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु पर्ण कहते हैं। और जो नर जननांग है उसको अपन क्या कहते हैं, लघु बीजाणु पर्ण कहते हैं। ये दो चीज़ें आपके सामने आ गई होगी। हम बात किसकी कर रहे हैं, नर और मादा जननांग की कर रहे हैं। बात बिल्कुल भी रटने योग्य नहीं है, केवल आपको बात समझनी है और बिल्कुल मेरे साथ बना रहना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप रटेंगे तो फिर वो बात आपके समझ में बिल्कुल भी नहीं आनी है और थ्योरी बेस आप रटते जाएंगे। इन चीज़ों पर कोई भी निष्कर्ष योग्य बातें नहीं बनेगी। हम बात क्या कर रहे हैं, शुरुआत से ले रहा हूँ मैं। नर जननांग कौन कौन से थे, हमने पुंकेसर पढ़ा था, बहुत स्ट्रक्चर, उसके 3 पार्ट होते हैं, ये भी मैं वापस डिटेल कराऊंगा आपको। नर जननांग को अपन क्या कहते हैं, लघु बीजाणु पर्ण या लघु बीजाणु धानी पर्ण भी लिखा हुआ है तो भी एक ही बात है, कोई इसमें संशय योग्य बात नहीं है। लघु बीजाणु धानी पर्ण नाम स्पष्ट कर देता है। लघु का मतलब छोटा, छोटा मतलब नर जननांग को दर्शाता है लघु, ठीक है। बीजाणु का मतलब बीजाणु, बीज के अणु। धानी का मतलब जो उसको धारण करता है, और पर्ण का मतलब पादप का वह भाग जिस पर इस प्रकार की संरचनाएं व्यवस्थित है वो क्या कहलाता। पर्ण का रूपांतरी लाई के जो हमने बात की है, दल और दल, बाह्य दल, ये दोनों एक पर्ण जैसी संरचना ही आपके सामने देखी जाती है फ्लोवर में। जायांग की बात करूं तो इसको गुरु बीजाणु धानी पर्ण कहा जाता है, या फिर गुरु बीजाणु पर्ण भी कह सकते हैं अपन। क्लियर है। अब बात मैं इससे आगे शुरू करता हूं। तो अगली जो बात रहेगी अपनी, वो रहेगी नर युग्मोद्भिद क्योंकि इसमें 2 चीज पढ़ेंगे अपन, एक तो नर और मादा। तो मैं बात करूंगा, सबसे पहली जो हेडिंग रहेगी अपनी, नर युग्मोद्भिद। नर युग्मोद्भिद की संरचना, स्ट्रक्चर की बात है, वह विकास या फिर परिवर्तन कह दूं, डेवलपमेंट होता है इंग्लिश में जो वर्ड रहता है। हम बात किसको लेकर कर रहे हैं, मेल को। और मेल आते ही आपके दिमाग में यह आ जाता है कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। भाई ये इस प्रकार की कुछ स्ट्रक्चर्स रहती है अपने सामने, मैंने पहले भी इसको क्लियर करवाया है, लेकिन फिर मैं आपके साथ साझा कर लेता हूँ थोड़ी सी बात को लेकर। ये इस प्रकार की कुछ स्ट्रक्चर्स रहती है जो हमने बात की, पहले भी आपको पता ही है। ये क्या होता है, पुष्पवृंत कह दूं मैं, ये क्या है, पुष्पासन है। और इसकी बात करूं तो ये है पुतंतु, फिलामेंट कहते हैं इंग्लिश में इसको। ये जो दोनों को जोड़ता है वो कनेक्टिव टिश्यू, या फिर मैं कह दूं योजी या फिर संयोजी, योजी या फिर मैं कह दूं इसको संयोजी, इंग्लिश में कनेक्टिव कहा जाता है इसको। और ये जो भाग रहता है ये कहलाता है पराग कोश। क्लियर है। एंथर कहा जाता है इसको वैसे, कनेक्टिव और फिलामेंट्स। क्लियर है। अब देखो 3 पार्ट होते हैं, आपको पता ही। हम बात किसकी करें, नर युग्मोद्भिद की संरचना और विकास। और नर युग्मोद्भिद होता क्या है, पुंकेसर होता है। क्या होता है, पुंकेसर। हम बात किसको लेकर कर रहे हैं, प्लांट के बारे में कर रहे हैं। और प्लांट में भी कौन से,
आवर्तबीजी पादप यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांटों की बात कर रहे हैं। और एंजियोस्पर्मिक प्लांटों में भी हम बात रिप्रोडक्टिव सेक्स पार्ट की कर रहे हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट मेल को लेकर बात कर रहे हैं। मेल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट होता है वो होता है पुंकेसर, और पुंकेसरों का अगर एक से अधिक पुंकेसर है और वो समूह में है तो उसे अपन क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। क्लियर है। अब पुंकेसर की बात करूं तो पुंकेसर में 3 भाग होते हैं। सबसे जो नीचे वाला पूतंतु होता है, क्या होता है, पूतंतु। तो ये देखो, ये फिलामेंट या फिर रेशेदार संरचना होती है, रेशे या तंतुनुमा कह दूं मैं, तंतुनुमा संरचना होती है। पूछ ले आपसे डेफिनेशन कोई, तो ये क्या होता है भाई, पूतंतु होता है जो रेशेनुमा या तंतुनुमा संरचना होती है, जो काफी लंबी होती है या फिर मैं कह दूं हल्की लंबी होती है, लंबी और पतली। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, मैं एक कॉमन बात कर रहा हूँ, हर प्लांट की स्ट्रक्चर में कुछ वेरिएशन होता है, ठीक है, वो एक प्लांट पर डिपेंड करता है। हम एक जनरल बात जो कर रहे हैं वो पार्ट को लेकर, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये किसी प्लांट में ये तीनों जो पार्ट है ये चेंज हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस लंबाई, मोटाई, ऊंचाई, नीचाई, ये जो बातें होती है ये थोड़ा कुछ वेरिएशन में देखी जा सकती है। ये क्या है, तंतुनुमा स्ट्रक्चर है जो हल्की लंबी या फिर मैं कह दूं पतली हो सकती है। अब बात आती है क्या ये जनन में सहायक है, तो ये जनन की दृष्टि से क्या होती है भाई, जनन की दृष्टि से, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, और जनन की दृष्टि से ये क्या होती है, बद्य होती है। बद्य का मतलब जनन में ये भाग नहीं लेती है, बद्य होती है, यानी जनन की प्रक्रिया इसके द्वारा नहीं संपन्न की जा सकती। जनन की दृष्टि से ये क्या होती है, बद्य होती है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फिलामेंट की बात कर रहा हूँ। नर या फिर मैं कह दूं पुंकेसर, पुंकेसर में क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो क्या होता है, पूतंतु। मैं नीचे से ऊपर की ओर जा रहा हूं और हमेशा फ्लोवर नीचे से ऊपर की ओर ही पढ़ा जाता है, पूतंतु की बात कर रहा हूं। दूसरा क्या होगा आपका, कनेक्टिव या फिर मैं कह दूं योजी वाला पार्ट होगा। और तीसरे पार्ट की बात करूं तो क्या रहेगा आपके पास, तीसरा जो पार्ट रहेगा वो रहेगा परागकोश, एंथर चैम्बर कह दो या फिर एंथर कह दूं। क्लियर है, ये 3 पार्ट रहेंगे। हम बात किसकी कर रहे हैं, पूतंतु को लेकर कर रहे हैं। क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। पूतंतु इसमें अगर बात करूं तो ये पार्ट है जो पूतंतु की श्रेणी में लेते हैं अपन। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जितना भी फिलामेंट है ये सारा का सारा अपन पूतंतुओं की श्रेणी में डालते हैं। पतला होता है ये, आपको दिखाई देता है। और नहीं तो आपने धतूरा का पुष्प पहले उनमें बहुत डिटेल से देखा था और मैंने कुछ बातें आपके साथ साझा भी की थी। शायद आप उन चीज़ों को भूल रहे हैं, लेकिन मेमोरी को रिवाइज करें, आएगा आपके समझ में। फिर बात आती है सेकंड, योजी को लेकर, कनेक्टिव को। तो ये जो भाग होता है ये क्या करता है कि ये मान लीजिएगा इस प्रकार की एक ये एंथर चैम्बर है, मान लीजिएगा ये एंथर चैम्बर की भी वेरिएशन होती है। मैंने जो दर्शाया उसके अलावा भी कई टाइप होते हैं इसके। ये मान लीजिएगा एंथर चैम्बर है। तो ये नीचे की ओर से जो भाग आ रहा है ये तो क्या कहलाता है भाई, आपका पूतंतु कहलाता है। क्या कहलाता है, पूतंतु। लेकिन जो एंथर चैम्बर को, यानी मैं कह दूं परागकोश, जो परागकोश को फिलामेंट से जहां पर कनेक्ट करता है या फिर जोड़ता है, आपस में संयोजित होता है, वो भाग क्या कहलाता है, योजी कहलाता है। बहुत ही पॉइंट नुमा क्षेत्र होता है ये, और इसको अपन क्या कहते हैं, कनेक्टिव या फिर योजी का नाम देते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि योजी रिप्रोडक्टिव इम्पोर्टेंस के देखा जाए तो क्या ये जनन सम होता है या फिर बद्य दृष्टि से होता है। तो ये भी क्या होता है, जनन की दृष्टि से अगर बात की जाए तो जनन की दृष्टि से ये क्या होता है, बद्य प्रवृत्ति का होता है, यानी इसमें जनन सक्षम नहीं होता है, ये जनन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। ये बात किसके संदर्भ में आई है, अपने योजी को लेकर आई है। मेरे हिसाब से ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होगी, कनेक्टिव हो गया और बात हो गई अपने पूतंतु की। अब जो बचा है पीछे भाग, यही मुख्य भाग है जिसका नाम है क्या, परागकोश। इंग्लिश में कहूँ तो एंथर चैम्बर।
इसकी स्ट्रक्चर अपन पूरी डेवलप करेंगे। इनमें ज़्यादा कोई नहीं है, पूछ ले कौन से उत्कों से ये बिल्कुल होते हैं, तो दीर्घित उत्तक होते हैं जिनके द्वारा ये दोनों ही क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। ये आपसे कभी पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रहे आप, जो नीट के लेवल की बात कर रहे हैं उन लोगों के लिए है, लेकिन जानकारी में होना आपके लिए ज़रूरी है। ये बातें शायद नोट कर ली होगी। मैं आगे किस चीज़ के लिए चलता हूँ। अब देखो तीसरी जो अपनी उसमें भाग बचा था वो था पराग कोश। अब पराग कोश की जब स्ट्रक्चर की बात आ जाती है तो देखो पराग कोश जो होता है वो जनरली जो भाग देखा जाता है वो पराग कोश का इस सिचुएशन में देखा जाता है। जब अपन ऊपरी क्षेत्र से अगर कोई किसी सेक्शन को काटते हैं किसी प्लांट के, तो इस प्रकार की कुछ स्ट्रक्चर्स आपके सामने देखने को मिलती है। ये किसी एंथर का या फिर एंथर चैम्बर को हम समांतर रूप से काटें तो इस प्रकार का सेक्शन मिलता है। सपोज कीजिएगा कि ये मेरे पास कोई प्राकोश है और इस प्राकोश को अगर मैं इस रूप से शयान अवस्था में अगर काटूं तो ये क्या कहलाता है अपना, इस प्रकार की चैम्बर दिखाई देती है। इसमें देखो दो पालियां दिखाई देती है, यानी मैं इसको इससे मिला दूं तो दो पार्ट इस तरफ से अलग हो जाएगा, एक इधर और एक इधर, और इस तरफ से अगर मिला दूं तो भी एक इधर और एक इधर। इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि इसमें दो पालियां पाई जाती। कितनी पालियां? दो पालियां। ये कब दिखेगा आपको? जब आप इसका सेक्शन काटेंगे, और वो कौन सा सेक्शन होगा? अनुप्रस्थ काट। कौन सा होगा? अनुप्रस्थ काट। जब इसका काटेंगे, लेटरनल जो सेक्शन होता है उसकी बात कर रहा हूं मैं, तब इस प्रकार की स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी। और इस स्ट्रक्चर में ये एक क्या होगा? एंथर चैम्बर होगा, दूसरा ये एंथर चैम्बर होगा, और तीसरा ये एंथर चैम्बर होगा, और चौथा ये एंथर चैम्बर होगा। अगर एंथर यानी परागकोश जो है ये दो पाली युक्त है तो चार चैम्बर दिखाई देंगे अपने को, और अगर चार पाली युक्त नहीं है तो अपने को कितने चैम्बर दिखाई देंगे? मात्र दो चैम्बर दिखाई देंगे। तो आप ये भी पूछेंगे कि सर अगर दो पाली युक्त है तो क्या कहलाएगा, और एक पाली युक्त है तो क्या कहलाएगा, और कौन सा एक पाली युक्त होता है और कौन सा द्विपाली युक्त चैम्बर होता है? हम बात कर रहे हैं परागकोश को लेकर। जब परागकोश का अनुप्रस्थ काट काटेंगे तो हमें चार कोष्ठकीय संरचनाएं जनरली दिखाई देती है। हो सकता है कुछ प्लांट में दो कोष्ठकीय संरचना भी दिखाई दे, और जो चार कोष्ठकीय संरचना होती है वो किस प्रकार शो करेगी अपने को, तो मैंने इसके साथ आपकी साझा की है। हो सकता है डायग्राम आपके जितना सुंदर नहीं बना हो मेरा। ये जो बात होती है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले ये इस प्रकार के कुछ टिश्यूज होते हैं, वैसे सेल्स होती है जो इस प्रकार से दर्शाई जा सकती है। इस प्रकार से दर्शाई जा सकती है। अब इनमें क्या होता है, न्यूक्लियस जो भी होता है, ये स्ट्रक्चर आपने काफ़ी बार देखी भी होगी, और नहीं तो हम कभी वो डिटेल में जब बात करेंगे तो इसको देखेंगे, क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा होता जाएगा। ये ऐसी स्ट्रक्चर्स होती है। अब देखो सामान्य जो होता है, सामान्य जब अपन किसी यंत्र का काटते हैं तो सामान्य परागकोश द्विपाली युक्त
4 कोष्ठकीय होता है। जनरली जो प्लांट होते हैं उन सब में इस प्रकार की व्यवस्थाएं देखी जाती है। लेकिन अगर बात करूं मैं किसकी, सोलेनेसी कुल की, सोलेनेसी कुल, और इसके साथ साथ एक मोरिंगो, मोरिंगो नामक, मुनगा भी कहते हैं इसको, मोरिंगो या मुनगा, इन सोलेनेसी कुल में धतूरारी ये सारी आती हैं। इन सब में क्या होता है, एक पाली युक्त क्या पाया जाता है भाई, पराग कोष पाया जाता है। और एक पाली युक्त है, इसका मतलब चैम्बर कितने होंगे, 2 कोष्ठकीय होगा। कैसा होगा, 2 कोष्ठकीय। कोष्ठक का मतलब आप समझ गए होंगे। देखो ये एक चैम्बर यहां से, ये दूसरा चैम्बर, यहाँ कोना जो स्पष्ट हो रहा है आपको, दूसरा चैम्बर, ये तीसरा चैम्बर और ये चौथा चैम्बर बीच में, यानी इस प्रकार से भी एक पाली है और एक इस प्रकार से पाली है। तो ये टोटल कितनी पालियों का हो गया भाई, 2 पालियों का। और जो मैं बता रहा हूँ उनमें क्या होता है, एक पाली युक्त, मान लीजिएगा इस प्रकार से हो सकती है या फिर इस प्रकार से हो सकती है। वो प्लांट पर डिपेंड करती है कौन से प्लांट में किस प्रकार की व्यवस्था होती है। कोई स्पेसिफाइड प्लांट की अगर बात करेंगे तो उसमें इस प्रकार की डिटेल को देखा जा सकता है। हम बात क्या कर रहे हैं, जनरल वे में बात कर रहे हैं। जनरल वे में जो परागकोश होता है वो द्विपाली युक्त होता है। द्विपाली युक्त का मतलब 2 पालियां पाई जाती है, एक और ये दूसरी। और उनमें कोष्ठक कितने होते हैं, 4, 1 और 2, 3 और 4। मान लीजिएगा देखो ये एक पाली इस प्रकार से और एक पाली इस प्रकार से, तो आप देखें 1, 2, 3 और 4, ये 4 कोष्ठक आपके सामने साझा हो रहे हैं। मैंने इसी बेस पर ये स्ट्रक्चर बनाई है। जब अपन ऊपर से कुछ काटते हैं तो इस प्रकार की अंदर की स्ट्रक्चर अपने को दिखाई देती है और ऐसा काट अनुप्रस्थ काट कहलाता है। क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से कि जनरल वे में जो अपन बात करेंगे वो तो किसकी बात करेंगे, 4 कोष्ठकीय की बात करेंगे, लेकिन कुछ अपवाद के रूप में भी हैं। सोलेनेसी कुल बहुत डिटेल से पढ़ा रखा हमने 11th में, आपको मैं इसके बारे में एग्जाम्पल की बात नहीं करूँगा। सोलेनेसी कुल और उसके साथ साथ मोरिंगो और मुनगा की बात की है मैंने, जो एक पाली युक्त होते हैं और 2 कोष्ठकीय होते हैं। अब देखो होता क्या है इसमें पराग कोष की, जो आपको स्ट्रक्चर सामने शो हो रही है, क्योंकि हमने जो यूनिट पढ़ी थी वो यूनिट का नाम ही अपने को ये बता रहा है कि नर युग्मोद्भिद की संरचना एवं विकास। नर युग्मोद्भिद होता है जो पुंकेसर होता है, वो नर युग्मोद्भिद कहलाता है। और नर युग्मक जो होता है वो होता है परागकण। क्या होता है, परागकण। नर युग्मोद्भिद जिसमें युग्मकों का निर्माण हो वो होता है युग्मोद्भिद। और युग्मक जो होता है जो फर्टिलाइजेशन में अपना रोल अदा करे। तो हम बात क्या कर रहे हैं, युग्मोद्भिद से युग्मक निर्माण की प्रक्रिया पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, युग्मोद्भिद। युग्मोद्भिद का मतलब पुंकेसर से है, और उससे क्या बन रहा है भाई, परागकण। परागकण एक प्रकार का गेमिट है, युग्मक है। क्या है, युग्मक है। तो हम बात क्या कर रहे हैं, परागकोश की संरचना। जब काटते हैं तो इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। अब देखो ये संरचना दिखाई देती है तो ये सबसे बाहर वाली परत होती है, आउटर स्ट्रक्चर कह सकता हूं या बाह्य त्वचा कह सकता हूं। तो आपसे ये पूछा भी जा सकता है जनरल वे में, क्योंकि आपके नॉलेज हर तरह का होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि आप सारी चीजें लिखें। आपसे ये भी आपके दिमाग में आ सकता है कि सर ये कोशिकाएं हैं या फिर ये जो उत्तक हैं वो किस प्रकार के उत्तक हैं। तो उत्तकों का प्रकार हमने पढ़ा है और उसमें हमने एक उत्तक ये भी पढ़ा है विभा ज्योतिकीय, विभा ज्योतिकी उत्तक, या फिर इसी का ही नाम है दीर्घित उत्तक। दीर्घित उत्तक, विभा ज्योतिकीय उत्तक, विभा प्लस जन यानी विभाजन करने वाले उत्तक जो लगातार विभाजित होते रहते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, विभा ज्योतिकीय उत्तक। और जब विभाजित होगा या लगातार जब विभाजन होगा तो क्या होगा, दीर्घित। दीर्घित का मतलब वो बड़ा होगा। तो इनमें कौन से उत्तक देखने को मिलते हैं अपने को, विभा ज्योतिकीय उत्तक देखने को मिलते हैं। या फिर कई किताबों में या किसी गाइड में ये भी लिखा हुआ मिले आपको कि दीर्घित उत्तक होते हैं, तो भी आप इन चीज से घबराए नहीं। सबसे आउटर लेयर है उसको अपन क्या कह रहे हैं, बाह्य त्वचा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, बाह्य त्वचा।
जो अंदर के लिए है इनको अपन कहते हैं अधस्थ त्वचा। क्या कहते हैं? अधस्थ त्वचा। अधो त्वचा या अधस्थ त्वचा दोनों ही चीज वर्ड में मिली हो सकती है। अधस्थ त्वचा तो आपको पता ही है, ठीक उसके नीचे वाली अगर 3 लेयर है तो अधस्थ त्वचा का रूप आएगा, नहीं तो अंतस्थ त्वचा ही आती है। चीजें हमने आपके साथ बात की थी। तो हम बात क्या कर रहे हैं? अधस्थ त्वचा की। आउटर जो लेयर है वो तो क्या कहलाती है? बाह्य त्वचा। और अंदर की जो लेयर है वो क्या कहलाती है? अधस्थ त्वचा। ये सब में, इसमें पूरे में इस प्रकार की स्ट्रक्चर आपके सामने शो होती है। ये अधस्थ त्वचा काफी, मैंने एक एक रो दर्शाया, लेकिन ये काफी बड़ी अवस्था में इस प्रकार से आगे की आगे चली रहती है। ये इस प्रकार की कुछ संरचनाएं हैं ये, ठीक है ना। अब इस प्रकार की जो संरचना है, इन संरचना, यानी मैं बात किसकी कर रहा हूं? अधोस्थ त्वचा या फिर अंतस्थ त्वचा कह दो आप, अंदर की तरफ जो त्वचा है उसकी बात कर रहा हूं। क्लियर है? उस अंतस्थ त्वचा में क्या होता है भाई? ये जो कोशिकाएं होती है ये क्या करती है? जनरल वे में जब तक ये मैच्योर्ड नहीं होता है, प्राग कोश क्या नहीं होता है? प्राग कोश जब तक परिपक्व, आपको पता ही है कि प्रत्येक जीव की एक सेक्सुअल स्टेज आती है और उस सेक्सुअल स्टेज में ही वो मैच्योर्ड होता है। हम बात क्या कर रहे हैं? परिपक्वन की बात कर रहे हैं। और जब तक पादप में प्राग कोश के परिपक्व होने की स्टेज नहीं आती है तब तक इसमें क्या होता रहता है? डिवीजन होता रहता है। परिणीति विभाजन होता है, जो एक लेटरनल विभाजन रहता है जिसमें दोनों सेल्स होती है जो लगभग डिवीजन बराबर दर्शाती है। तो इनमें क्या होता रहता है? परिणीति विभाजन जनरल अवस्था में होता रहता है। लेकिन जब परिपक्व स्टेज आती है तो इनमें से जो इतनी अधस्थ त्वचाएं हैं, इनमें से ये सारी अधस्थ त्वचाएं जो समान आकार की थी और ये सारी एक साथ मिलकर एक कोशिका को क्या अपना सपोर्ट करती है, और सपोर्ट करती है, इसके कारण वो कोशिका क्या हो जाती है? स्ट्रक्चर उसकी बड़ी हो जाती है, यानी बड़ी हो जाती है। इन सभी कोशिकाओं में जितनी भी अंदर वाली इनर जो सेल है, यानी जितनी भी अंतस्थ त्वचा है, जब परिपक्व स्टेज आती है उस समय की बात कर रहा हूँ, जितनी भी अंतस्थ त्वचा है वो सारी की सारी क्या हो जाती है? शामिल होती है। और शामिल होकर एक मीटिंग के द्वारा ये तय करते हैं कि इसको अपने प्रतिनिधित्व का जिम्मा सौंपा जाए। तो ये जो एक कोशिका इन सब में से बड़ी होकर उभरती है, उस कोशिका को कहते हैं परपसु। परपसु कोशिका क्या कहते हैं? परपसु कोशिका। आर्ची स्पोरियम सेल इंग्लिश में कहें तो परपसु कोशिका या फिर आर्ची स्पोरियम सेल्स कहा जाता है इसको। एक बार फिर समझ ले, हम बात क्या कर रहे हैं? बात ये कर रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर हमने अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा, या फिर मैं कहता हूं कि लॉन्गिट्यूड, जो हमने काट निकाला था, अनुप्रस्थ काट, उस काट के द्वारा जो हमें 4 चैम्बर युक्त क्षेत्र दिखाई दिया, उसकी जो सबसे आउटर लेयर थी उसको हमने बाह्य त्वचा, और जो सबसे अंदर की थी उसे हमने नाम क्या दिया? अंतस्थ त्वचा। क्या नाम दिया? अधस्थ त्वचा। अधस्थ त्वचा की कोशिकाएं थी वो क्या थी? विभाजन दर्शाती है, और जब तक दर्शाती है जब तक एक मैच्योर्ड फेस नहीं आती है। जैसे ही मैच्योर्ड फेस आती है, इन सब की कोशिकाएं आपस में क्या होती है? सारी के सारी एकल कोशिकाएं होती है। थोड़ा विशेष ध्यान देखना, बहुकोशिकीय एक भी परत नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। ये बातें बहुत डिटेल में आगे करूंगा, अभी मैंने शुरुआत की है। इन सेलों में गुमराह मत हो जाना तुम, ठीक है। यहाँ से क्या होता है भाई? सारी कोशिकाएं आपस में शामिल होती है और शामिल होकर क्या बनाती है? एक समूह बनाकर एक प्रतिनिधित्व सेल का चयन करती है, और उसको अपन क्या कहते हैं? परपोसु कोशिका, या फिर इंग्लिश में कहूँ तो आर्ची स्पोरियम सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्ची स्पोरियम सेल। क्लियर है? मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा। आर्ची स्पोरियम सेल की बात की है मैंने। अब बात आई आर्ची स्पोरियम सेल जो होती है, इसमें क्या होता है? परिणीति विभाजन। कौन सा होता है? परिणीति विभाजन होता है। परिणीति विभाजन होता है तो 2 कोशिकाएं बनती है। परिणीति लगभग इक्वल विभाजन होता है। मान लीजिएगा ये कोई सेल है और परिधि से जो इस प्रकार का डिवीजन देखा जाता है वो परिणीति विभाजन के संदर्भ में बात की जाती है। तो इसमें 2 क्या हो जाती है भाई? सेल बन जाती है। जो बाहर की ओर यानी ऊपर की ओर जो सेल होती है वो कहलाती है आपकी बाह्य कोशिका। नाम से कंफ्यूज मत होना, इसका और भी नाम दिया जा सकता है और आपकी बुकों में है। और जो अंदर की ओर है वो अंत कोशिका।
किसकी बात कर रहा हूँ, मैंने बाकी सबको छोड़ दिया है। यहाँ पर जितनी भी कोशिकाएं थी उनको छोड़ दिया, जिन्होंने प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा था कौन सी थी, परपशु कोशिका। परपशु कोशिका में क्या हुआ, परिणति विभाजन हुआ। परिणति विभाजन हुआ तो क्या बना भाई, दो कोशिकाएं बनी। बाहर की या ऊपर की ओर की जो कोशिका थी उसको हमने क्या नाम दिया, बाह्य कोशिका। यही बाह्य कोशिका क्या कहलाती है, परागभीतीय, परागभीतीय कोशिका। क्या कहलाती है भाई, परागभीतीय कोशिका। क्या कहलाती है, परागभीतीय कोशिका। और जो अंत्य कोशिका थी वो क्या थी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका वैसे बनती है, या फिर मैं कह दूं बीजाणुजन कोशिका, ये कह सकता हूं मैं। क्या कह सकता हूं, लघु बीजाणुजन कोशिका। दो प्रकार की कोशिकाएं हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, मदर सेल का निर्माण होता है। यह विशेष प्रकार की दो कोशिकाएं बनती है, एक तो परपशु कोशिका बनती है, दूसरी परपशु कोशिका में परिणति विभाजन होता है। परिणति विभाजन से एक तो क्या बनती है, परागभीतीय कोशिका, और दूसरी क्या बनती है भाई, लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होता है। ये बात आपके सामने आई होगी, क्लियर है। एक बार फिर समझ लें, हम बात क्या कर रहे हैं, नर और मादा युग्मोद्भिद की संरचना और विकास की बात कर रहे हैं। नर युग्मोद्भिद था, उसको हमने नाम क्या दिया भाई, पुंकेसर था। क्या नाम था, युग्मोद्भिद और युग्मक में काफ़ी डिफरेंट होता है, काफ़ी अंतर होता है। यहाँ पर एक एक वर्ड का काफ़ी महत्व रहेगा, नहीं तो आप इन शब्दों के चक्कर में गुमराह हो जाएंगे और जो कार्य आप करने जा रहे हो शायद उस उद्देश्य तक आप नहीं पहुँच पाएंगे। थोड़ा विशेष ध्यान दें इस बात को। हो सकता है मेरे से भी कोई मिस्टेक रह जाए, लेकिन कोशिश करूँगा मैं सब। हम बात पुंकेसर की कर रहे थे। पुंकेसर की आउटर स्ट्रक्चर देखूं मैं, क्या देखूं, बाह्य संरचना। तो तीन पार्ट होते हैं, तीनों पार्टों की हमने बात की। कौन सा था, फर्स्ट था अपना फिलामेंट, पूतंतु जिन्हें कहा जाता है। सेकंड जो अपना भाग था वो कौन सा भाग था भाई, दूसरा जो भाग था वो ये भाग था अपना कि योजी, जो दोनों फिलामेंट एंड एंथर चैम्बर को दोनों को कनेक्ट करने वाला जो यूनिट कह दूं या जो पार्ट कह दूं वो क्या कहलाता था, अपना योजी नाम दिया था हमने उसको। और तीसरा जो था मेन और रिप्रोडक्टिव पार्ट कह दूं वो था अपना एंथर चैम्बर। और एंथर चैम्बर का जब हमने लैटरनल सेक्शन काटा तो लैटरनल सेक्शन काटते पर हमें पता चला कि हमारे उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। अब अगर वो द्विपाली युक्त है तो 4 चैम्बर मिलेंगे, अगर द्विपाली युक्त नहीं है तो वो उसमें 4 चैम्बर नहीं मिलेंगे, केवल उसमें 2 चैम्बर मिलेंगे। अब ये कैसे पता चलता है, तो ये हमने जब एंथर की स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें पता चल जाता है कितने पाली युक्त होता है और कौन कौन से पादपों में कैसा होता है। ये बात हमने आपके साथ साझा कर ली है, क्लियर है। अब बात हम आगे बढ़ाई थी और हमने आगे बढ़ाकर हमने जब ये सेक्शन काटा था तो इस सेक्शन में हमने देखा कि जो आउटर स्ट्रक्चर थी उसकी सबसे आउटर लेयर जो थी उसको हमने नाम दिया बाह्य त्वचा। जो सबसे अंदर की लेयर थी, इनर लेयर जिसे कहते हैं अपन, उसको नाम दिया था हमने अंतस्थ त्वचा या अधस्थ त्वचा या अधो त्वचा भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। ये जो सबसे इनर लेयर थी, उस इनर लेयर में क्या हुआ था कि जनरल वे में तो वो अपना डिवीज़न कर ही रही थी, लेकिन जब मैच्योर्ड फेस आई, जब अनुकूल स्थिति आई, उस अनुकूल स्थिति में ये सारी के सारी जो कोशिकाएं थी वो कोशिकाएं क्या हुई, अपना आप में एक ग्रुप बनाया या फिर मैं कह दूं सम्मिलित हुई। और ये सम्मिलित होकर क्या किया कि एक कोशिका को अपना प्रतिनिधित्व करवाया, एक कोशिका को क्या करवाया, अपना प्रतिनिधित्व करवाया। और एक कोशिका जो प्रतिनिधित्व के लिए बाहर आई थी उस कोशिका का क्या नाम था, परपशु कोशिका था। क्या नाम था, परपशु कोशिका। अब इस परपशु कोशिका में क्या हुआ, फिर लेटरनल या फिर मैं कह दूं परिणति विभाजन हुआ और परिणति विभाजन के कारण 2 सेल्स का निर्माण हुआ। ऊपर की ओर की जो सेल्स थी जिसको हमने बाह्य कोशिका सेल कहा और यही क्या कहलाई आगे जाकर पराग भीतीय, वर्ड नाम बता देता, पराग और भीतीय, यानी जो पराग कोश की भीति का निर्माण करे वो क्या कहलाती है,
प्राग भीतीय कोशिका, और सेकंड जो अंदर की ओर थी उसको हमने नाम दिया था अंत्य कोशिका, और यही आगे जाकर क्या बनती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनती है। और इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका के द्वारा लघु बीजाणु का फॉर्मेशन होता है, और लघु बीजाणु की फॉर्मेशन के बाद कौन कौन उसको पोषण प्रदान करते हैं, क्या होता है, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे। लेकिन एक बात आपसे फिर मैं पूछना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें जो जनरल आपको ज्ञात होनी चाहिए थी, शायद आपको हुई है या नहीं हुई है, मुझे नहीं आइडिया इसका, लेकिन मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि हम बात आवर्त बीजी की कर रहे हैं। और मैंने आपको 11th में एक बार ये क्लियर करवाया था कि जब भी कोई चीज़ बात आए, आवर्त बीजी पादप जो होते हैं उनका मुख्य पादप जो होता है वो 2x प्रवृत्ति का, यानी मैं कह दूं द्विगुणित पीढ़ी पाई जाती है। मुख्य पीढ़ी जो होती है वो द्विगुणित पीढ़ी, या कह दूं बीजाणुद्भिद पीढ़ी, क्योंकि x पीढ़ी होती है वो युग्मोद्भिद पीढ़ी कहलाती है, और ये 2x होती है वो क्या कहलाती है, 2n भी में लिखा हुआ होगा, आप कंफ्यूज ना हो इन चीज़ों को लेकर। तो वो कौन सी विधि हुई अपनी, बीजाणुद्भिद। अब बीजाणुद्भिद पीढ़ी से क्या बना भाई, प्राहो बना, प्राहो से पुष्प बना, पुष्प से पुंकेसर बना, ये सारा चीज बनी। और पुंकेसर से हम बात लेकर आए थे प्राग कोश की, प्राग कोश को लेकर आए थे। मुझे कोई ये बता पाएगा कि प्राग कोश जो होता है वो डिप्लॉइड है या हैप्लॉइड है, यानी द्विगुणित है या फिर अगुणित है। तो ये बात आपके दिमाग में या फिर आ जानी चाहिए, क्योंकि ये एक 2x प्रवृत्ति का है। क्यों है 2x प्रवृत्ति का, क्योंकि हमने कहीं ये बात नहीं की है अर्धसूत्री विभाजन होता है। जहां पर हम अर्धसूत्री का वर्ड यूज लेंगे वहां पर क्या हो सकता है भाई, जो गुणसूत्र होंगे या फिर जो पेरेंशियल फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा भाई, हाफ हो जाएगा। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब हम बात कर रहे हैं प्राग कोश में ऐसा नहीं है, तो मुझे बताइए क्या बाह्य त्वचा में ऐसा है, नहीं है, क्योंकि ये भी क्या किस प्रकृति की है, 2x प्रकृति की। बात आती है अंतस्थ त्वचा, तो ये भी क्या प्रकृति की है भाई, 2x प्रवृत्ति की। क्योंकि आपको कई बार मैं ये इतना डिटेल क्यों लेके जा रहा हूँ, हालांकि कोई चीज़ें नहीं है, यही इतना जनरली आपको ये दिमाग में आ जाना चाहिए था। मैं इसलिए लेके जा रहा हूँ कि कभी भी आप कंपटीशन फाइट करें उस समय इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये चीज़ें बीच में से उठाई जाती है। और फिर ये कंसेप्ट जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता है कि आप इन चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे। ये बाह्य त्वचा 2x प्रवृत्ति की, अंतस्थ त्वचा की बात करूँ तो 2x प्रवृत्ति की। फिर बात आती है ये सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर एक कोशिका को बाहर निकालती है, तो ये भी किस प्रकार की होगी भाई, परपशु कोशिका भी 2x प्रवृत्ति की होगी। 2x प्रवृत्ति की होने के बाद में ये डिवीजन करेगी परिणति विभाजन, जो है जो समसूत्री विभाजन होता है, ये भी क्या होगा भाई, बाह्य कोशिका, ये भी किस प्रकार की होगी भाई, 2x प्रवृत्ति की। और ये भी किस प्रकार की होगी भाई, 2x प्रवृत्ति की। क्लियर है, यहां तक हमने बात की है। पूछ ले आपसे प्राग भीतीय कोशिका तो भी किस प्रकार की होती है भाई, 2x की होती है। और आपसे ये भी पूछ ले, अभी तक मैंने ऐसा कुछ भी बात नहीं की है जिसमें आपको हैप्लॉइड प्रवृत्ति को सामना करना पड़े। क्लियर है, मेरे हिसाब से ये बातें क्लियर हो गई होगी। अगर कोई परेशानी रहती है तो अपन फिर बात करेंगे इसको लेकर। आज के लिए इतना ही, आगे की बात नेक्स्ट क्लास में।